हेलो एस्पिरेंट्स। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही मजेदार और क्रूशल रिवीजन करने वाले हैं। अप्रैल 2026 के सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी अपडेट्स को हम बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में डिकोड करेंगे। अपकमिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए ये सेशन लिटरली एक गेम चेंजर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस महीने के वो टॉप 3 मैक्रो इकोनॉमिक और टेक पॉलिसी शिफ्ट्स आखिर हैं कौन से? ऐसे कौन से अपडेट्स हैं जो सीधे हमारे प्रीलिम्स और मेन सिलेबस को इंपैक्ट करेंगे? आज हम बिल्कुल इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने वाले हैं। तो आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। पहले हम अप्रैल 2026 के हार्ड इन्फ्लेशन डेटा पर नजर डालेंगे, फिर देखेंगे प्राइस विनर्स और लूजर्स को। उसके बाद जीडीपी रीबेसिंग पर आएंगे, फिर नीति आयोग का डीपीआई रोडमैप डिस्कस करेंगे और लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, हेल्थ सेक्टर और मिसिंग मिडल। तो बिना किसी देरी के आते हैं अपने पहले सेक्शन पर, जो है अप्रैल 2026 के इन्फ्लेशन ट्रेंड्स। डेटा की बात करें तो अप्रैल 2026 में हमारा हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई इन्फ्लेशन 3.48% रिकॉर्ड किया गया है। मार्च में ये 3.4% था, तो टेक्निकली ये थोड़ा सा बढ़ा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्केट एक्सपेक्टेशंस 3.8% की थीं, तो उस हिसाब से देखें तो ये आंकड़ों से काफ़ी नीचे है। गुड न्यूज़, राइट? पर रुकिए, असल कहानी तो फूड इन्फ्लेशन में छुपी है। ये सडनली उछालकर 4.20% हो गया है। अब आपको ध्यान रखना है कि हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर बास्केट में फूड आइटम्स का वेटेज लगभग 46% होता है। मतलब इसका डायरेक्ट और बहुत बड़ा इंपैक्ट आम आदमी के बजट पर पड़ता है। और इसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने की जिम्मेदारी किसकी है? आरबीआई की। तो अप्रैल 2026 के अपने मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में आरबीआई ने रेपो रेट को बिल्कुल स्टेडी रखा है, एग्जैक्टली 5.25% पर। ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच का ये जो बैलेंसिंग एक्ट है ना, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से एब्सोल्युटली क्रूशल है। चलिए अब आते हैं अपने सेकंड सेक्शन पर। देखते हैं कि मार्केट में प्राइस विनर्स एंड लूजर्स कौन हैं। जनरल स्टडीज पेपर 3 के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि मैक्रो इकोनॉमी का ये डेटा रियल लाइफ में हमारे और आपके घर के बजट पर कैसे असर डालता है। एग्जाम्पल के तौर पर आलू और टमाटर को ही ले लीजिए। एक तरफ आलू है जहां -23.69% का मैसिव प्राइस ड्रॉप देखा गया, वहीं दूसरी तरफ टमाटर की कीमतों में 35% से भी ज्यादा का भारी उछाल आ गया। अगर टैंजिबल नॉन फूड आइटम्स को कंपेयर करें तो पिक्चर और भी क्लियर होती है। मोटर कार्स में -7.12% का इन्फ्लेशन है, यानी गाड़ियां थोड़ी सस्ती हुई हैं। लेकिन दूसरी तरफ सिल्वर ज्वेलरी यानी चांदी के गहने, उनका इन्फ्लेशन तो लिटरली आसमान छू गया है। एक मैसिव 144.34% का जंप। काइंड क्रेजी है ना? खैर, अब मूव करते हैं एक मेजर स्ट्रक्चरल अपडेट की तरफ, जीडीपी रीबेसिंग एंड एस्टिमेट्स। तो फॉर्मली अब नेशनल अकाउंट्स का नया बेस ईयर अपडेट कर दिया गया है और अब ये 2022-23 हो गया है। नए जीवीए ग्रोथ आंकड़ों में अगर आप देखें तो प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ और फाइनेंशियल सर्विसेज या रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स के परसेंटेज शिफ्ट्स में एक बहुत ही साफ कंट्रास्ट नजर आता है। इस बेस ईयर चेंज का मेन फायदा यह है कि अब सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमें एकदम एक्यूरेट और करंट पिक्चर दे रहे हैं। ऑलराइट, लेट्स जंप टू सेक्शन 4, नीति आयोग का डीपीआई रोडमैप, स्पेसिफिकली डीपीआई एट 2047। अब थोड़ा प्योर मैक्रो इकोनॉमिक्स से बाहर निकलकर गवर्नेंस और टेक की दुनिया में आते हैं। नीति आयोग का स्ट्रेटेजिक विजन अब बड़े बड़े स्पेक्युलेटिव एआई मॉडल्स पर फोकस नहीं कर रहा। उसके बजाय वो छोटे टास्क स्पेसिफिक एआई मॉडल्स डिप्लॉय करने पर जोर दे रहे हैं, जो इंडिया की लोकल और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली सॉल्व कर सकें। ये एक रियल गेम चेंजर है। यहाँ सारा फोकस एक्शनेबल डिलीवरी पर है। डीपीआई एट 2047 के कोर गोल्स बिल्कुल क्लियर हैं। छोटे किसानों की आजीविका यानी लाइवलीहुड को बेहतर करना, एनर्जी मार्केट्स को डिसेंट्रलाइज करना, 1 बिलियन से ज़्यादा इंडियंस तक आसानी से क्रेडिट पहुंचाना और सबसे इंपॉर्टेंट एक सेफ लर्नर सेंट्रिक एजुकेशन सिस्टम बनाना। इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स सुनकर आपको सच में मज़ा आएगा। सोचिए, एक आम दुकानदार को जीएसटी फाइल करना है और एआई उसको तुरंत स्टेप बाय स्टेप अपनी भाषा में गाइड कर रहा है, या फिर एक सरकारी टीचर को अपनी क्लास के लिए एकदम लोकलाइज्ड लेसन प्लान्स मिल रहे हैं। बेसिकली कंटेक्सचुअल नॉलेज डिलीवर हो रही है एग्जैक्टली उस मोमेंट पर जब उसकी जरूरत है। और इस पूरे सिस्टम में सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है लैंग्वेज एआई।
वॉइस इंटरफेसेस और इंस्टेंट ट्रांसलेशन जो हैं, वो डिजिटल और लैंग्वेज डिवाइड को पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि चाहे किसी का लिटरेसी लेवल कुछ भी हो, हर नागरिक इन डिजिटल सर्विसेज का पूरा फायदा उठा सकता है। चलिए, अब हम आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और बहुत ही क्रूशल टॉपिक पर, हेल्थ और मिसिंग मिडल। मेंस एग्जाम के लिए ये मिसिंग मिडल कीवर्ड ना एब्सोल्युटली गोल्ड है। ये हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक पॉलिसी का एकदम परफेक्ट इंटरसेक्शन है। इंडिया की लगभग 30% आबादी ऐसी है जिसके पास अभी के टाइम पर कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, और इसी अनइंश्योर्ड ग्रुप को हम मिसिंग मिडल कहते हैं। किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिस्क इसी वर्ग को उठाना पड़ता है। डेटा का एक और बहुत क्रिटिकल पहलू देखिए। जो परिवार इंश्योर्ड हैं, उनका भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 39.4% है, यानी हेल्थ केयर का लगभग 40% पैसा उन्हें अपनी जेब से देना पड़ रहा है। इकोनॉमिकली देखें तो ये बिल्कुल अनसस्टेनेबल है। एक झटके में किसी की भी सेविंग्स इससे खत्म हो सकती हैं। और इसलिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज आज के टाइम की सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है। इस मिसिंग मिडल को इंश्योर करना और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को कम करना, ये सिर्फ ऑप्शन नहीं है। भारतीय परिवारों के इकोनॉमिक बेसलाइन को सिक्योर करने के लिए, ताकि हेल्थ इमरजेंसीज उन्हें फाइनेंशियल रूइन की तरफ ना ले जाएं, ये करना एब्सोल्युटली जरूरी है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आप सबके लिए एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल छोड़कर जा रहा हूं। लोकल एआई इंटीग्रेशन 2047 तक इंडिया की लॉन्ग टर्म जीडीपी ग्रोथ और इन्फ्लेशन स्टेबिलिटी को किस तरह से शेप करेगा? ये एक ऐसा विषय है जिस पर आपको गहराई से सोचना चाहिए। ऐसी एनालिटिकल अप्रोच आपको मेंस आंसर राइटिंग में बहुत मदद करेगी। कीप लर्निंग।